क्लास का आगाज करते हैं। पहली बात, क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। चैप्टर नंबर 3 जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं। मोशन इस चैप्टर का नाम है। मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं और मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे बेसिकली। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा अलीना एक नए बच्चे क्लास के अंदर है, जो लोग क्लास के अंदर नए हैं ज़रा तवज्जो से सुन ले कि जो करंट आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग अभी करंट पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी पुरानी, को परेशानी की बात नहीं है। 1 साल का टाइम पड़ा है, मार्च में एग्जाम होंगे। अभी इतना पढ़े जितना आपसे हजम हो सकता है। अभी बहुत सारा पढ़ लेंगे तो फिर वो हजम नहीं हो पाएगा, फिर आपको लगेगा बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से कदम बढ़ाएंगे तो लड़खड़ा के गिरेंगे नहीं। इकट्ठा इतना सारा देखोगे तो डर जाओगे। ग्रेजुअली तमाम वीडियोज आपके लिए जो है वो अलाउ कर देंगे, मगर विद टाइम भी कुछ टाइम लगेगा। पहले आप क्लास के रिदम में तो आ जाओ, वरना आप बोलोगे बहुत मुश्किल है। फार्मूलाज की जरा बात करते हैं। मोमेंटम एंड सेकंड ऑफ मोशन के हवाले से हमारे पास एक फार्मूला है, एम बी अपॉन सी के बराबर। तो कुछ न्यूमेरिकल हम कर चुके थे, एक दो न्यूमेरिकल आज नए करेंगे। एम से मुराद मास होता है, बी आई इनिशियल वेलोसिटी है, बी आई फाइनल वेलोसिटी है, की टाइम है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा था, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू वी टू था। फिर हमने इलास्टिक कोलिजन के फार्मूले पढ़े थे, ठीक है जनाब अली। और उसके अंदर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का हमारे पास जनाब फार्मूला था। टकरा जाते हैं, टकराने के बच्चे में फोर्स लगाते हैं और वो जनाब उनकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है, उनकी वेलोसिटी बदल जाती है। फाइनल वेलोसिटीज के लिए हमारे पास ये फार्मूले थे, ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। शुरू में आपको लग रहा है कि थोड़ा तकलीफ दे है, मुश्किल है, मगर ऐसा है नहीं। विद द टाइम बीइंग जब आप चीज़ें करते रहेंगे, विद द टाइम बीइंग जब चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि इतना मुश्किल मामला भी नहीं जितना मुश्किल आपको लग रहा है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का शुरू का मरला है, शुरू के मरले में थोड़ी मुश्किल होती है, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको अंदाज़ा होगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है। और आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसी वजह से आपके कोर्स में रखा गया है। आप पढ़ सकते हो, इसी वजह से आपको कोर्स के अंदर रखा गया है। ये दो फार्मूले हमारे पास है। तो यह अंदाज़ा है कुछ लोगों को ना बड़ा डाउट लग रहा है कि यार इतनी तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। ऐसा नहीं है। टाइम के साथ साथ आपको सब चीज़ आसान लगेंगी। तो आप असल में कंपेयर करते हो मैट्रिक क्लास से, मैट्रिक से कंपेयर करोगे तो बस आ जाए। एक न्यूमेरिकल हमने किया था लास्ट टाइम, कर चुके थे न्यूमेरिकल, जल्दी जल्दी रिवाइज रिपीट कर देते हैं, फिर अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं जिस तरह माहौल बन जाए पढ़ने का। तो अगला न्यूमेरिकल ट्रिकी है। A 100-gram golf ball moving with a velocity of 20 meter per second flight with a 8 kilogram steel ball at rest. If the collision is elastic, compute the velocities after collision। ये हमारे पास मासेस गिवन थे, एक को m1 बोलेंगे, एक के मास को m2 बोलेंगे। टकराने से पहले की वेलोसिटी u1 u2 होती है, टकराने के बाद की वेलोसिटी u1 v2 होती है। क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है कि फार्मूले सवाल कर सकते हैं। सवाल के अंदर मेंशन है, सवाल के अंदर बता दिया गया है कि इलास्टिक कोलिजन है। जब इलास्टिक कोलिजन है तो इन फार्मूलाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। फार्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, तो सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके रिदम में आ जाए, आपको पता रहे कि जिससे फार्मूले हमने पढ़े हुए थे। ये हमने V1 निकाल लिया था। माइनस साइन का मतलब होता है टकरा कर वापस आ रहा है, रिक्वायर कर रहा है। और V2 हमारे पास जो होता है वो शायद बिल्कुल जल्दी जल्दी बैंड में किया होगा, लास्ट में किया हुआ है। और जो V2 होगा उसकी वैल्यू 0.49 मीटर पर सेकंड, यानी कि भारी वाली बॉल है तो हल्के हल्के मूव करेगी, और जो गोल्फ की बॉल से टकरा कर वो वापस आ जाएगी, रिबाउंड करेगी। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। यहाँ तक वी हैव डन इन द लास्ट क्लास में हम यहाँ तक कर चुके थे। और आज हम जनाब मामले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से तवज्जो से कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से जनाब तवज्जो से इसको कीजिएगा। क्या न्यूमेरिकल है, तवज्जो से देखिएगा। वो 2019 में भी आया था, 2011 में भी आया था, 1999 में भी आया था। सवाल को जरा समझिएगा। अगर सवाल समझ गए तो मामला आसान है, सवाल नहीं पल्ले पड़ा तो मामला बड़ा खराब है। सवाल समझना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब तक सवाल क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक मामला खराब रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल को सही से समझें। सवाल ये है मेरे बेटा, 50 ग्राम बुलेट, एक बुलेट है। A 50-gram bullet is fired into a 10 kilogram. A 50-gram bullet is
fired into a 10 kilogram block which is suspended by long cord. क्या मेरे बेटा एक लॉन्ग कॉर्ड के जरिए वो जुड़ा हुआ है, सच दैट इट कैन स्विंग लाइक अ पेंडुलम, ये पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है। पेंडुलम देखा ना आपने, घड़ी धागे में किसी बॉडी को बांधे और हिलाए तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करता है, उसको पेंडुलम कहा जाता है। एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसको हमने क्या किया है, लॉन्ग कॉर्ड से बांधा है। इट कैन स्विंग लाइक ए पेंडुलम, पेंडुलम की तरह ये मूव कर सकता है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस, जब बुलेट टकराती है, जब बुलेट जाकर ब्लॉक पर टकराएगी तो उसमें इम्बेड कर जाती है। इम्बेड के मतलब होता है कि उसके अंदर घुस जाएगी, धंस जाएगी, उसके अंदर ब्लॉक में शामिल हो जाएगी। जब बुलेट टकराएगी वुडन ब्लॉक में तो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज बाय 10 सेंटीमीटर, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में 10 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाता है। जब बुलेट जाके ब्लॉक से टकराती है तो ब्लॉक स्विंग करता है, स्विंग करके ऊपर जाता है और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। पूछा यह है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, जो बुलेट जिस रफ्तार से आके टकराई थी ब्लॉक के साथ, बुलेट जिस रफ्तार से ब्लॉक से टकराई थी वो हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। बहुत तवज्जो दे के फोकस करके एक डायग्राम बन रही है सामने, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास जनाब एक लॉन्ग थ्रेड है, कॉर्ड है, इस कॉर्ड के साथ हमने एक ब्लॉक को अटैच किया हुआ है। क्या किया, इस कॉर्ड के साथ हमने ब्लॉक को अटैच किया हुआ है और ये जो ब्लॉक मेरे पास है मेरे बेटा, ये ब्लॉक पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है आगे पीछे। क्या लगता है पेंडुलम की तरह, ये पेंडुलम की तरह ये आगे पीछे स्विंग हमारे पास कर सकता है। स्विंग करेगा तो ऊपर चले जाएगा। बचपन में झूला झूला रस्सी वाला, बचपन में रस्सियों वाला झूला झूला होगा, ये रस्सियों वाला झूला है, ऊपर नीचे जनाब अली जा रहा है, ऊपर नीचे हमारे पास ये मूव कर सकता है। बेटा ये अलीना के नाम से 2 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेक करें क्या इशू है, एक को रिमूव कर दूंगा मैं। क्या कर सकता है ये पेंडुलम की तरह जनाब, क्या कर सकता है, ये स्विंग कर सकता है। अब मेरे पास एक बुलेट मौजूद है, भाई ये ब्लॉक था, ये मेरे पास ब्लॉक है, ये मेरे पास क्या है मेरे बेटा, ये एक बुलेट है। सुनना गौर से, तवज्जो देके डायग्राम को देखो ध्यान से। ये ब्लॉक था, ये भी लटका हुआ है, रुका हुआ है। इधर मेरे पास एक बुलेट मौजूद है। कौन है बेटा मेरे पास, ये बुलेट है, ये ब्लॉक है, ये बुलेट है। जब मैं क्या करता हूँ मेरे बेटा कि इस बुलेट का मास फर्स्ट करते हैं m1 है, बुलेट का मास फर्स्ट करते हैं m1 है, ब्लॉक का मास फर्स्ट करते हैं m2 है। बुलेट का मास फर्स्ट करते हैं कि जो बुलेट का मास है गिवन है सवाल के अंदर m1 है और जो ब्लॉक है उसका मास m2 है। ब्लॉक अभी रेस्ट में, ब्लॉक मेरे बेटा क्या है, अभी रेस्ट में रुका हुआ है। बुलेट तो आगे टकराएगी ना इससे, ब्लॉक से, ब्लॉक रुका हुआ है। जब ब्लॉक रुका हुआ है तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। कॉस्ट देख लो बेटा, ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। अब क्या होता है मेरे बेटा, मैं बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट फायर होती है, बुलेट आके ब्लॉक से टकराती है। फिर देख लो गौर से मेरे बेटा, क्या होता है, बुलेट आती है, बुलेट आकर ब्लॉक से टकराती है और ब्लॉक के अंदर इम्बेड कर जाती है। क्या करती है, ब्लॉक के अंदर इम्बेड कर जाती है, ब्लॉक में दाखिल हो जाती है। जब ये ब्लॉक से टकराएगी तो ब्लॉक पे लगेगी फोर्स, ये ब्लॉक पर टकराएगी तो ब्लॉक पे लगेगी फोर्स और ब्लॉक इस तरीके से मूव करेगा। क्या होगा बेटा, ब्लॉक आपका इस तरीके से, ब्लॉक आपका जब बुलेट टकराएगी तो चूंकि ब्लॉक तो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, लिहाजा आपका जो ब्लॉक है वो स्विंग करेगा और स्विंग करके ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। जो ब्लॉक होगा मेरे बेटा, फिर देख लो, जब बुलेट टकराएगी ब्लॉक से, जब बुलेट टकराएगी ब्लॉक से, देखना कौन से देखना, ये बोट टकराती है, जैसी टकराती है ये मूव करना शुरू करता है और ये मूव करके नीचे से ऊपर चला जाता है। और इसकी जो अब पता ये करना है कि जो बुलेट आई थी ना, इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी। बताना ये है कि बुलेट जो आई थी, जो बुलेट को हमने फायर किया था, इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, इस बुलेट की वेलोसिटी को हमने मालूम करना है। इसको मालूम करना है बेटा, जो बुलेट हमारे पास आई थी, इस बुलेट की वेलोसिटी को बताना है कि जो बुलेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उस वेलोसिटी को हमने बताना है। जब ये बुलेट टकराएगी ब्लॉक स्विंग करेगा, जब ब्लॉक स्विंग करेगा तो ये मूव करेगा, जब ब्लॉक स्विंग करेगा तो ब्लॉक मूव करेगा। जो वेलोसिटी ब्लॉक की होगी वही वेलोसिटी बुलेट की होगी, मूव करेगा, फाइनल वेलोसिटी होगी।
मूव करेगा कौन सी वेलोसिटी होगी मेरे बेटा, जब मूव करेगा तो फाइनल वेलोसिटी होगी, मूव करेगा तो कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर जनाब होगी। जब मूव करेगा तो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी बुलेट की होगी वही ब्लॉक की होगी। क्यों? इसलिए कि ब्लॉक मूव कर रहा है और बुलेट ब्लॉक के अंदर है। कौन मूव कर रहा है? ब्लॉक मूव कर रहा है और बुलेट खुद कहाँ मौजूद है? ब्लॉक मूव कर रहा है, बुलेट खुद ब्लॉक के अंदर मौजूद है। लिहाजा जो वेलोसिटी, सुनना बेटा गौर से तवज्जो देके, जो वेलोसिटी v के वन के मतलब होगा बुलेट और v2 के मतलब होगा ब्लॉक, इन दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी जो v के बराबर होगी। यदि ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, उसके साथ बुलेट की भी वेलोसिटी होगी, ब्लॉक और बुलेट दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। बराबर इसलिए होगी कि बुलेट ब्लॉक के अंदर मौजूद है। नतीजे में क्या होता है गौर से देखना कि जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कौन है मेरे बेटा, जो इसकी जो ब्लॉक पहले यहां मौजूद था, ब्लॉक ऊपर चला गया, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इजाफा हो जाता है। क्या होता है मेरे बेटा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इजाफा हो जाता है। यहां जरा गौर से देखिएगा, जब ब्लॉक मेरे पास ऊपर गया है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी इसमें इजाफा हो गया। सुन लेना गौर से, जो इजाफा हुआ है मेरे बेटा इसको कहते हैं एच। क्या कहते हैं इसको? जो इजाफा इसमें हो गया है, इस इजाफे का नाम होता है, इस इजाफे को कहा जाता है एच। इसकी हाइट बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है हाइट इसकी? एच। इसकी हाइट पे इजाफा हो जाता है, वो जो हमें गिवन है। कितनी? 10 सेंटीमीटर हाइट हमें जनाब वाली गिवन है। ये जरा डायग्राम को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारा खेल डायग्राम का है। अगर आपको डायग्राम प्रॉपर तौर पे वाज़ेह समझ में आ जाएगी तो मामला आसान। अब देखते हैं सूरत हाल क्या है। अब आते डेटा के ऊपर। एक डायग्राम का खाका बन गया जहन में कि हुआ क्या है। अब डेटा बनाने जाएंगे तो मामला जरा सा सहल रहेगा, आसान रहेगा। डेटा बनाते हैं, गिवन की बात करते हैं। दो चीजें, एक ब्लॉक है एक बुलेट है। एक ब्लॉक है एक बुलेट हमारे पास है। जो मास ऑफ बुलेट है, जो मास ऑफ बुलेट है m1 वो 50 ग्राम है। जो मास ऑफ बुलेट हमारे पास है 50 ग्राम है। जो मास ऑफ ब्लॉक है m2 वो 10 किलोग्राम है। सवाल में गिवन है। जो ब्लॉक था वो पहले रेस्ट में था। द ब्लॉक इज एट रेस्ट। जब ब्लॉक रेस्ट में होगा, ब्लॉक की वेलोसिटी, इसका मास m2 है तो इसकी वेलोसिटी u2 होगी। इसका मास m2 है तो इसकी वेलोसिटी u2 होगी। ब्लॉक हमारे पास रेस्ट में होगा, इसकी वेलोसिटी u2 0 होगी। और जो हाइट रेज हुई है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क आया है, जो हाइट रेज हुई है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क आया है, वो फर्क h के बराबर है। और h कितना है? 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं चलेगा, सेंटीमीटर नहीं चलेगा, 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिक्वायर्ड की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी इस वेलोसिटी को मालूम करना है। क्या मालूम करना है मेरे बेटा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी को हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी जिससे वो आके ब्लॉक से टकराई है। जिस वेलोसिटी से बुलेट आकर ब्लॉक से टकराई है, इस वेलोसिटी को मालूम करना है। मगर इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए, इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब ब्लॉक मूव करेगा तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी इसकी। हमें ये भी पता होना चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए कि बुलेट ब्लॉक के अंदर है। जिस वेलोसिटी से ब्लॉक मूव करेगा उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से बुलेट मूव करेगी उसी ब्लॉक मूव करेगा, उसी से बुलेट मूव करेगी। सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, u1 मालूम करना है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें v1 v2 पता होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, ब्लॉक की मोशन का जायजा लेंगे। पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटा, देखेंगे कि जब टकराई बुलेट जाकर ब्लॉक से, जब बुलेट जाकर ब्लॉक से टकराती है तो टकराने के नतीजे में उस पर जो मोशन पैदा होती है, पहले उसको देखने की कोशिश करते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ऊपर जाके ब्लॉक रुक जाएगा। ऊपर जाके ब्लॉक क्या होगा? रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जो हाइट रेज है h है वो 0.1 मीटर है, सवाल में गिवन थी ऊपर। और जो एक्सीलरेशन होगी, जब कोई बॉडी फ्री फॉल, ग्रेविटी, जब उसमें हाइट की बात करते हैं ना मेरे बेटा, जब
जब हाइट की बात करते हैं तो ऐसी सूरत में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है। और अगर ज़मीन से ऊपर जा रहा है, हाइट पर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो उसको लेते हैं माइनस में। क्या करते हैं इसको मेरे बेटा, माइनस में इसको जनाब लिया जाता है। और हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। जो वेलोसिटी ब्लॉक की होगी वही बुलेट की होगी, इसलिए कि बुलेट तो ब्लॉक के अंदर है। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो आपने मेट्रिक क्लास के अंदर पढ़ी थी मेरे बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन शायद आपको याद पड़ता हो, एक फार्मूला होता है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर हमारे पास होता है। एक ही जगह पर कितना है मेरे बेटा, एक कितना है, माइनस का 9.8 है, एस की वैल्यू 0.1 है, वी एफ 0 है, इसलिए कि ब्लॉक रुक जाता है, ऊपर जाकर ब्लॉक रुक जाता है, इसका वी एफ 0 हो जाएगा। और जिस वेलोसिटी से शुरू किया था मूव करना वो वी थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1.96 आएगा, यहाँ वी का स्क्वायर आएगा, माइनस दोनों तरफ है, माइनस साइन दोनों तरफ है। जब कोई चीज़ दोनों तरफ होती है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे। क्या करेंगे इसका मेरे बेटा, रूट निकाल लेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होता है, इसका आप रूट निकाल सकते हैं। अंडर द रूट 1.96 निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर। पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है, पहले मरहले पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, इसकी मदद से, इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हमने जनाब क्या किया है, हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर ली है, वेलोसिटी मालूम कर ली है ब्लॉक की और बुलेट की। जो ये वेलोसिटी आई है यही वेलोसिटी ब्लॉक की होगी, यही बुलेट की होगी। v1 और v2 दोनों सेम होंगे। v1 और v2 दोनों कितने हो गए, 1.4 हमारे पास हो गए। v1 v2 दोनों कितने हो गए, 1.4 हो गए। अब हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, नाउ अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, अब हम इस्तेमाल करेंगे किसको, अब हम इस्तेमाल करेंगे किसको मेरे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बेटा इस्तेमाल करेंगे। और इसके मुताबिक m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 के बराबर होता है। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 के बराबर होता है। अब सारी वैल्यूज पता है हमें, m1 सवाल में गिवन था, u1 तो मालूम करना है। इसको मालूम करना है मेरे बेटा, जो u1 है उस u1 को तो हमने फाइंड आउट करना है, u1 को तो हमने मालूम करना है। बाकी सारी वैल्यूज पता है, v1 v2 हमने निकाल लिया ऊपर से, वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मेरे बेटा। ये 0.5 हो गया m1 की जगह पर, u1 मालूम करना है, m2 10 था, u2 0 हो गया। फिर m1 0.5 है, v1 निकाला ऊपर से, कितना निकाला ऊपर से, 1.4, m2 10 था, ये निकाला 1.4, मल्टीप्लाई करते हैं। जब कोई चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होती है ऑल बिकम जीरो, सब के सब जीरो हो जाती है, ठीक है ना भाई। और 0.5 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेटर से खुद करना है आपने। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो मेरे बेटा, मैं बता तो दे रहा हूँ मगर ईमानदारी की बात ये है कि आप घर पे कोशिश करना कि तमाम कैलकुलेशन को छापना मत, इन कैलकुलेशन को छापना मत, बल्कि इन कैलकुलेशन को अपने हाथ से कैलकुलेटर से करके देखना, ताकि आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी समझ में आ जाए। क्लास में करवाते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 14.07 आएगा। अब 0.5 u1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो 0.05 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था मेरे बेटा, ये दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे बेटा डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना 14 को 0.05 से। जब 14 को 0.05 से डिवाइड करेंगे, जब 14 को 0.05 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 281.4 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आएगा, 281.4 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख रहे हो 99 में आया, फिर 11 में आया, फिर जनाब 2019 में हमारा सवाल आया है। इससे और कुछ वैल्यूज बदल के भी सवाल आते हैं। यही सवाल वैल्यूज को तब्दील करके, वैल्यूज को बदल के भी पूछा जाता है। उसको बार बार देखेंगे, समझेंगे, लॉजिक देखेंगे। डायग्राम आपने सिंपल से बना लेनी है, अब एनिमेशन तो नहीं बनाओगे। अब हमने तो पूरी कोशिश की थी कि आपके जहन में पूरे खाका खड़ा कर दें। फिजिक्स पढ़ते हुए हमेशा ख्याल रखना कि फिजिक्स को जो है ना,
जब भी पढ़ा जाता है तो जहन में उसका खाका बनाया जाता है, एजम्पशन की जाती है जहन के अंदर कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। एक पिक्चर जहन में चलनी चाहिए उस कंडीशंस की जो आपको बताई जाती है। अभी चूंकि ऑनलाइन क्लास से बहुत सारी बातें हम आपको सामने भी बता दे रहे हैं, ये सारी बातें बहरहाल बोर्ड के ऊपर तो मुमकिन नहीं होता कि इतनी तफसील से बता सके। इसका एडवांटेज बहरहाल आप लोगों को है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से मिलता जुलता मेरे बच्चा एक और न्यूमेरिकल आया जनाब, ये था साल 1997 में। यही सवाल था, सेम टू सेम, सी वैल्यू चेंज थी, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज। और पीछे जाऊंगा तो सवाल दोबारा भी नजर आ जाएगा, और पीछे गया नहीं मैं। सेम न्यूमेरिकल है विद डिफरेंट वैल्यूज है, वैल्यूज तब्दील हो गई हैं। बुलेट का मास कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। बुलेट का मास 100 ग्राम हो गया है, ब्लॉक का मास 12 ग्राम हो गया है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो 5 सेंटीमीटर हो गई है। फर्क चेंज देख लो बेटा, बिल्कुल लास्ट सवाल जैसा है जिस तरह पिछला सवाल था। एक तो मेरे बेटा क्या चीज चेंज हुई, मास चेंज हो गया, 100 ग्राम हो गया बुलेट का, पहले बुलेट का 50 ग्राम था। ब्लॉक का मास पहले 10 ग्राम था, यहाँ 12 ग्राम हो गया, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम टू सेम डीटो सवाल है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। मैं जल्दी जल्दी उसको गो थ्रू कर लेता हूँ। वहाँ तो बोर्ड पर पढ़ा रहे होते तो बोलते घर पे कर लीजिएगा। यहाँ चूंकि ऑप्शन है कि आप जल्दी जल्दी टाइम गुजार के इसको हम पास कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सिनारियो है, बिल्कुल सेम डायग्राम है। बुलेट जाती है, ब्लॉक से टकराती है, ब्लॉक मूव करता है। बुलेट जाती है, बुलेट आपकी टकराती है ब्लॉक से, फिर ब्लॉक आपका मूव करना शुरू करता है, और इसकी सेंटर ग्रेविटी में 5 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाता है। बिल्कुल सेम सवाल है, डीटो सवाल है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यहाँ आप देख लें, फिर डेटा बना लेते हैं, गिवन की बात करते हैं। मास M1 जो 50 था वो 100 ग्राम हो गया है, ब्लॉक का मास 12 ग्राम हो गया। इनिशियल वेलोसिटी U2 0 मीटर पर सेकंड है, ब्लॉक की हाइट प्रेस 5 सेंटीमीटर इस मरतबा जो 0.05 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जनाब वाली हमारे पास U1 0 है, जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन है इसकी। फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक मालूम करनी है, बिल्कुल सेम काम करेंगे जनाब वाली, बिल्कुल वैसे ही किया है, सब कुछ सेम है यहाँ पर। पूरी कैलकुलेशन सब कुछ जनाब बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले मेरे बेटा सॉल्व किया था। इसका रूट ले लेंगे, वैल्यू ज़रा डिफरेंट है। इस मरतबा वी का आंसर आ जाएगा 0.99 मीटर पर सेकेंड। इस दफ़ा जो वी का आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0.99 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। यानी V1 V2 दोनों कितने हो जाएंगे, 0.99 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। अगेन हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ वैल्यूज चेंज है जिसकी वजह से कैलकुलेशन चेंज होगी, वैल्यूज चेंज है जिसकी वजह से कैलकुलेशन चेंज होगी, और आखिर में आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 119.8 मीटर पर सेकेंड। 119.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हो सकता है एग्जाम में सवाल आपको दोबारा चेंज भी कर दो। ये चंद एक सवालात में से जो रिपीट हो सकता है, ऑल्दो के 2019 में आया है, मगर ये सवाल एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत तवज्जो से ध्यान से कर लीजिएगा। तो सवाल इसी के पास, एनी वन ऑफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन? इसी सवाल के अंदर इसी सवाल के अंदर इन्होंने 420 की और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। सब्जेक्ट कहते हैं जो चीज मालूम करनी होती है। अभी हमें क्या गिवन थी, हाइट गिवन थी, और हमको वेलोसिटी मालूम करनी थी। बिल्कुल डीटो ऐसे ही सवाल एक मतलब आया कि जनाब इन्होंने बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट सवाल है ये, इन्होंने वेलोसिटी दे दी है और हाइट पूछ ली है। सवाल को समझ लें, लॉजिक को समझ लें। सवाल बिल्कुल पिछले वाला सवाल है। A 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 किलोग्राम ब्लॉक विद अ वेलोसिटी ऑफ 281 मीटर पर सेकेंड। पहले हमने ये वेलोसिटी मालूम की थी, अगर आपको याद हो, पहले हमने ये वेलोसिटी मालूम की थी। इस मरतबा ये वेलोसिटी गिवन है, which is suspended by long cord such that it can swing like a pendulum. Find the raise in the height of the center of gravity. इस मरतबा हाइट पूछिए। इस मरतबा ये पूछा है मेरे बच्चा, इस मरतबा ये पूछा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कितनी तब्दीली होगी। सेम डायग्राम है, बिल्कुल जाके जनाब बुलेट जाके टकराती है। बुलेट जब टकराती है तो जनाब क्या होता है, ये आगे मूव करता है, और जनाब ये ब्लॉक हमारा मूव करके ऊपर चला जाता है। ये जो V1 है मेरे पास है, इस मरतबा V1 मुझे गिवन है। इस मरतबा मेरे बेटा जो V1 है, इस V1 की वैल्यू मुझे गिवन है। कितनी गिवन है मेरे बेटा, 281.4 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू मुझे गिवन है।
281.4 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू मेरे बेटा मेरे को गिवन है, 281.4 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू मुझे गिवन है। और पूछा क्या है, पूछा ये है मेरे बेटा कि जो इसकी तब्दीली होगी हाइट में, जो हाइट इसकी जहाँ तब्दील हो रही है बना के दिखा देते हैं, तवज्जो देके गौर से देख लीजिएगा कि जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में तब्दीली होगी ना बेटा, ये वाली जो जो पहले के मुकाबले में कितना ऊपर चला गया है, अब इस हाइट को मालूम करना है। बिल्कुल उसका रिवर्स सवाल ही है, बिल्कुल उसका रिवर्स सवाल अब करेंगे कैसे, जरा इसको भी देख लें। सवाल डेटा बेटा तो बिल्कुल सब कुछ सेम है। इस मर्तबा पहले हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। समझ लो बात ध्यान से गौर से। पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले इस्तेमाल किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले इस्तेमाल किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बाद में इस्तेमाल किया था। इस मर्तबा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले इस्तेमाल होगा और V1 V2 निकाल लेंगे इसके जरिए। क्यों? इसलिए कि V2 इसलिए कि हमें V1 पता है, 0.05 इंटू 281.4 प्लस 10 इंटू 0, ये 0 है, M1 0.05 है, वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी मालूम करनी है और इसकी वेलोसिटी भी सेम होगी, दोनों की मालूम करनी है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 14.07 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10.05 V मालूम करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा मेरे बच्चा तो डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। पहले ये आंसर इक्वेशन ऑफ मोशन से आया था, अब ये आंसर किससे आया है? पहले हमने, चूंकि हमें बुलेट की वेलोसिटी गिवन है, लिहाजा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पहले इस्तेमाल किया। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक की मोशन को लेंगे ताकि हाइट को मालूम कर सके। Vf 0 है, एक्सीलरेशन हमें गिवन है 9.8 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 1.4 मीटर पर सेकंड जो हमने यहाँ से निकाली है। हाइट मालूम करनी है, क्या करना है मेरे बेटा, अपने हाइट हमने मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, 2as = vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 1.96 आएगा, ये 1.96 है, ये 19.6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, आंसर आएगा 0.01 मीटर। मीटर में चाहो तो छोड़ दो, ठीक है, आंसर चलेगा, नहीं तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा कितना मेरे बेटा? 10 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा मेरे बेटा? 10 सेंटीमीटर हमारे पास जनाब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, 10 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए हैं मोमेंटम के, यहाँ पर हमारे मोमेंटम के न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसी के साथ जो टॉपिक मोमेंटम का था ये भी ख़त्म हो गया है, इसी के साथ मोमेंटम का टॉपिक था ये भी हमारे पास जनाब ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। और अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को सवाल करना हो तो सवाल कर लें। और आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लें मेरे बेटा कि फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में बहुत फ़र्क है। जितनी जल्दी इस फ़र्क को महसूस कर लेंगे इतना आपके लिए आसान रहेगा। लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। पढ़ने का काम कम है, इसके अंदर लिखने का काम ज़्यादा है। पढ़ने का काम कम है, लिखने का काम ज़्यादा है। भले देख के लिखो, बगैर देख के लिखो, जितना लिखोगे इतना आपको आसान लगेगी। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, दो भी चीज़ें जितना लिखोगे आसान लगेगी। पढ़ोगे तो बिल्कुल लगेगा कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे खड़े हो। 10 दफ़ा पढ़ लो, एक ज़रा सही फ़ायदा नहीं है। जब तक लिखोगे नहीं उस वक्त तक मामला बेकार है। नाउ देन, ठीक है, आगे चले भाई। क्लियर? कोई सवाल है किसी के पास? एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी के पास कोई सवाल हो तो हाथ रेस करके माइक मैंने ऑन कर दिया, आप चाहे तो आप कर सकते हैं सवाल। कोई सवाल नहीं भाई? अच्छे बच्चे माशाल्लाह, तो सो रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, अल्लाह रहम करेगा। ओके जनाब, चले। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, ये शॉर्ट पे भी आ सकता है, लॉ में भी आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है। टाइम ज़रा कम है, ये टॉपिक मुकम्मल तौर पे तो हो नहीं सकेगा। थोड़ा सा आपको मैं इसका हिंट इशारा दे देता हूँ। कल आएंगे तो फिर इसको तफसील के साथ मुकम्मल कर लेंगे, टाइम ज़रा बच जाएगा, इशू कर देंगे। सवाल है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन।
इंक्लाइन प्लेन अगर आपको याद पड़े तो आपने सिर्फ मैट्रिक क्लास की तरफ पढ़ा होगा मशीन के चैप्टर में। यहाँ ज़रा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ ज़रा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। पहली बात समझ लें कि इंक्लाइन प्लेन होता क्या है, व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन। कभी वाटर पार्क में गए हों तो वाटर पार्क में देखते हैं स्लाइड बनी होती है जिससे आप स्लिप करके ऊपर से नीचे आते हैं। बचपन में गए होंगे तो छोटे छोटे पार्क होते हैं, उनके अंदर भी स्लाइड्स बनी होती है। जो स्लाइड हमारी होती है बेसिकली वो क्या होती है, इंक्लाइन प्लेन होती है। और जब स्लाइड पे आप खुद बैठते हैं या किसी चीज़ को रखते हैं तो वो खुद ही स्लाइड करके नीचे आ जाती है। डेफिनेशन देख ले मेरे बेटा, डेफिनेशन क्या है। एनी प्लेन सरफेस विच मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल यहाँ पे थीटा है, क्यों नहीं लिखा हुआ, थीटा है ये, विच मेक्स एन एंगल, थीटा एंगल है या शायद गलती से क्यों लिखा गया, विच मेक्स एन एंगल थीटा, जो एंगल बनाए थीटा किसके साथ मेरे बेटा, कोई भी ऐसी सरफेस जो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है उसको जनाब कहा जाता है इंक्लाइन प्लेन। घरों में देखो जगह जगह है ना स्लोप होता है ना, चढ़ने के लिए ऊपर, घरों पे मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए, गाड़ी चढ़ाने के लिए स्लोप बना होता है, वो स्लोप भी क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन होता है। रोडों पे सफर करते हैं, ब्रिजेस बने हुए, पुल बने हुए, वो भी क्या होते हैं, इंक्लाइन प्लेन हमारे पास होते हैं। कोई भी ऐसी सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है ऐसी प्लेन को इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। ऐसी सरफेस को इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। फर्ज करें ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक सरफेस है जो एंगल बना रही है। ये सरफेस है जो क्या कर रही है मेरे बेटा, एंगल बना रही है, थीटा मेरे पास एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है मेरे बेटा, थीटा हमारे पास अगर एंगल बना रही है, यहाँ से जो एंगल है वो एंगल मेरे पास अगर थीटा है, एंगल बन रहा है, एंगल क्या है मेरे बेटा, थीटा है, तो ऐसी सरफेस का नाम होता है इंक्लाइन प्लेन। ऐसी सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी उसको इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। When a body is placed on an inclined plane, it slides down with an acceleration. जब इंक्लाइन प्लेन पर किसी बॉडी को रखोगे, जब इंक्लाइन प्लेन पर किसी बॉडी को रखोगे तो वो स्लाइड करके ऊपर से नीचे आएगा। क्या करेगा मेरे बेटा, वो स्लाइड करके ऊपर से नीचे आएगा। अगर एक बॉडी को हम रख दे, कहाँ पर रख दे, इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक बॉडी को रख दे तो क्या करेगा बेटा, वो बॉडी स्लाइड करके ऊपर से नीचे आ जाएगी। ऐसे खेला होगा बचपन में। अगर एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर रखा जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करके, वो बॉडी, अगर एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे तो बॉडी स्लाइड करके ऊपर से नीचे आएगी। तो ऊपर से नीचे आएगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब ऊपर से नीचे आएगी तो क्या पैदा होगा बेटा, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। इस एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। इस एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला एस्टेब्लिश करना है, फार्मूला ड्राइव करना है। जब किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर रखा जाता है तो खुद ही स्लाइड करके ऊपर से नीचे आती है, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। उस एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या करना है, उस एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला एस्टेब्लिश करना है, फार्मूला ड्राइव करना है। ये हमारा सवाल हो गया, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। और जनाब पहली बात आपको जवाब मिल गया, इंक्लाइन प्लेन होता क्या है, और इंक्लाइन प्लेन पर किसी बॉडी को रखेंगे तो वो स्लाइड करके ऊपर से नीचे आएगी। अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर जो बॉडी रखी गई है हमने उसके एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। क्या करना है, हमने उसके एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। घड़ी की इजाज़त नहीं है क्योंकि काफ़ी तवील है, ये काफ़ी तवील किस्म का काम है। समझो कि लॉन्ग में एग्जाम में आएगा, जब लॉन्ग में आएगा तो इतना शरीफ सवाल तो होगा नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर काफ़ी सारी कहानियाँ, फनकारियाँ इसके अंदर है। अभी करेंगे तो तीसरा बटेर हो जाएगा ना, यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा। चलो थोड़ा सा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल आके उसको दोबारा कर लेंगे। जितना टाइम बचता है इतने टाइम में तो कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह इसको स्क्रैच से शुरू से दोबारा करेंगे। अभी तक दोबारा समझ आ जाती है वो अच्छी बात है। कंसीडर करते हैं एक ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। फर्ज करते हैं एक ब्लॉक है, उसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, जो एंगल बना रहा है कितना मेरे बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल बना रहा है थीटा। इस पे एक ब्लॉक को रख दिया, क्या इस पे ब्लॉक को रख दिया है, इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल बना रहा है थीटा, इस पे एक ब्लॉक को रखा है। ये सब डायग्राम आपको मैंने समझाने के लिए बनाई है। हसाम साहब क्लास के टाइम पे आया करें भाई, अभी आपसे बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं। पहले हम देखेंगे जो बॉडी हमने रखी ना बेटा, ये मेरे पास बॉडी है, एक बॉडी रखी है, बॉडी का मास क्या m है, बॉडी रखी है, बॉडी का मास m है।
पहले हम ये देखेंगे कि बॉडी पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल करेंगी। बॉडी पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल करेंगे उसको देखते हैं। बॉडी पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल करती हैं, पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं। समझ ले बात ध्यान से। हर कोई, जब भी कोई बॉडी होती है उसका वेट होता है। जब भी कोई बॉडी होगी जिसके अंदर मास होगा तो उसका वेट होगा। जब भी किसी बॉडी का मास होगा तो उसका वेट होगा। और वेट कहाँ होता है? हमेशा ऊपर नीचे दाएं बाएं। वेट हमेशा नीचे होता है। वेट डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। एक फोर्स कौन सी होगी बेटा? उसका वेट होगा जो नीचे होगा। जब हम बात करेंगे किसकी मेरे बेटा? ब्लॉक की बात करेंगे। इस ब्लॉक पर कितनी फोर्स अमल कर रही है ये पता करना है। जो ब्लॉक रखा है इस पर कौन कौन सी फोर्स है उसका अमल करना है। तो एक फोर्स मेरे पास कौन सी होगी मेरे बेटा? एक फोर्स तो इसका वेट होगा डब्ल्यू, जो नीचे अमल करेगा। वेट हमेशा नीचे होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, दाएं बाएं नहीं होगा। यहाँ लगा दी, यहाँ घुमा दिया, वहां घुमा दिया, ऐसे नहीं है। वेट हमेशा नीचे होता है। वेट हमेशा नीचे होता है। जब चूंकि इसको सरफेस पे रखा है, इंक्लाइन प्लेन तो सरफेस है ना बेटा, और जब भी किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखा जाता है तो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये हमने पहले टेंशन में भी डिस्कस किया था, अभी फिर सुन लें। जब भी किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखेंगे तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन भी होता है। क्या होता है मेरे बेटा? नॉर्मल रिएक्शन भी हमारे पास